What's up everyone? Welcome back to the channel guys। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म करने का प्रयास करेंगे और पार्टनरशिप एक्ट में बस एक यूनिट बचेगा, यूनिट 3। उसको भी मोस्ट प्रोबेबली मैं एक ही क्लास में वन शॉट कवर करा दूंगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। डिसोल्यूशन और उसके साथ साथ कुछ छोटा मोटा चीज़ें और हैं, तो वो पोर्शन भी आपका जल्दी ही खत्म हो जाएगा और पूरा पार्टनरशिप एक्ट समाप्त हो जाएगा। आज यूनिट 2 में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, वो हम कवर करेंगे और आज थोड़ा पैटर्न भी चेंज करूंगा। आप लोगों को आज और इजी तरीके से पढ़ाने की और इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जैसे जैसे आप सब्जेक्ट में डीप डाउन पढ़ाना कोशिश करते हो, समझने की कोशिश करते हो, तो आपका भी और बेहतर तरीका होता चला जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आज ट्राई करेंगे एक और बेहतर तरीके से आपको पढ़ाने की, लॉ समझाने की, और बहुत शानदार तरीके से सारे नोट्स भी हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से कॉपी पेन ले आओ, लेट्स बिगिन। तो बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, वो जितने भी टॉपिक्स अब बचे हैं इस यूनिट 2 में सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर से। तो देखो बच्चों, मैं ना कुछ नोट्स ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना रहा हूं। ये नोट्स आप भी अपनी कॉपीज में बनाते चलना, तो आपको भी इजी होगा। एंड आई एम ट्राइंग दिस न्यू पैटर्न ऑफ टीचिंग, न्यू टेक्निक ऑफ टीचिंग, क्योंकि जैसे जैसे आप पढ़ाते चलते हो, मैंने बताया ना अभी आपको इंट्रो में भी, 11 12 इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो बच्चों के लिए ईजी हो गया चीज़ें, अलग अलग चीज़ें ट्राई कर करके बच्चों के मार्क्स आते देखते देखते। तो उसी तरीके से लॉ में भी जब आप पूरे पूरे नंबर लेके आओगे ना, तो मजा आ जाएगा। तो आज एक नए तरीके से पढ़ते हैं। सारे सेक्शंस लिख रहा हूं, सबका मेन चीजें यहां लिखता चला जाऊंगा, सो दैट आपके लिए बाद में भी रिवाइज करना इजी हो, और आप जब चाहे बस ये अपने नोट्स खोलो और आपका पूरा का पूरा यूनिट रिवाइज हो जाए, है ना। तो देखो, शुरुआत करते हैं बच्चों। आज हम लोग सेक्शन नंबर 23, सेक्शन नंबर 24, दो सेक्शन सबसे पहले, उसके बाद आगे के सेक्शंस भी हैं। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन नंबर 23 से। सेक्शन नंबर 23 में बच्चों एडमिशन की बात हो रही है। अब जब भी हम एडमिशन बोलते हैं तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि एडमिशन का मतलब क्या नए पार्टनर का आना है। यहाँ पे एडमिशन का मतलब वो एडमिशन नहीं है बच्चों। यहाँ पे एडमिशन का मतलब है रिप्रेजेंटेशन। यहां पे एडमिशन का क्या मतलब होता है? रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर कोई भी पार्टनर कोई एक्ट कर रहा है, ठीक है, और उसने उस चीज को रिप्रेजेंट कर दिया कि ठीक है, बीइंग अ पार्टनर मैं ये चीज कर रहा हूं, बिजनेस के नॉर्मल कंडक्ट में हो रहा है, तो उसके लिए फर्म बाउंड हो जाती है, उसके लिए फर्म बाउंड हो जाती है। देखो इसको कैसे लिखा हुआ है हमारे पास मॉड्यूल में, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, पार्टनर्स आर एज एजेंट्स ऑफ ईच अदर। पार्टनर्स क्या हैं? एक एजेंट हैं एक दूसरे के। पार्टनर्स हमारे पास एजेंट है, ये हम पूरे एक्ट में पढ़ते आए हैं कि हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है। एजेंट ऑफ ईच अदर कैन मेक बाइंडिंग एडमिशंस। बाइंडिंग एडमिशंस का मतलब कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो उसके एक्ट से बाकी पार्टनर भी क्या हो जाएंगे? बाइंड हो जाएंगे, बट ओनली इन रिलेशनशिप टू अ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन। लेकिन सिर्फ किस रिलेशनशिप में? पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है कि वो बिजनेस से रिलेटेड ही चीजें होनी चाहिए। एंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में भी वो चीज होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, ये लिखा हुआ है, द सेक्शन स्पीक्स ऑफ अ एडमिशन एंड रिप्रेजेंटेशन बीइंग एविडेंस अगेंस्ट द फर्म। इसका मतलब एक पार्टनर का रिप्रेजेंटेशन ही एविडेंस होता है। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी पर्टिकुलर चीज इस तरीके की होती है, तो एक पार्टनर का प्रेजेंट होना ही एडमिशन है, एक पार्टनर का प्रेजेंट होना ही एविडेंस है पूरी फर्म को बाइंड करने के लिए। बाकी पार्टनर्स अगर वहां पे नहीं भी हैं, उनको नहीं भी पता, तब भी वो लोग बाउंड हो जाएंगे, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर समझो। एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं एक फर्म में। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं डीलिंग इन स्पेयर पार्ट्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ मोटरसाइकिल। स्पेयर पार्ट्स का काम है बच्चों, दो पार्टनर्स हैं, एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, जेड परचेजेस अ स्पेयर पार्ट फॉर हिज यामा मोटरसाइकिल आफ्टर बीइंग टोल्ड बाय एक्स। जेड ने एक्स के साथ कोई डीलिंग करी दैट द स्पेयर पार्ट इज सुटेबल फॉर हिज मोटरसाइकिल। एक्स ने बोला कि ठीक है भैया, आपकी मोटरसाइकिल के लिए बढ़िया स्पेयर पार्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वाई इज इग्नोरेंट अबाउट दिस ट्रांजेक्शन। वाई को कुछ नहीं पता कि एक्स और जेड के बीच में क्या चल रहा है, नथिंग, कुछ भी नहीं पता।
Y is ignorant, the spare part proves to be unsuitable for the motorcycle। अब Z की मोटरसाइकिल के लिए वो unsuitable निकला and it is damaged, वो damaged हो गई। तो अब मुझे बताओ क्या Y ये बोल सकता है कि भैया नहीं मैं तो वहाँ था ही नहीं, मैं तो वहाँ पे था ही नहीं, मैं तो वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं था, तो मुझे क्यों बाउंड करते हो इस चीज़ के लिए, तो Y को पकड़ो, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, X and Y both are responsible to Z for this loss। X और Y दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे क्योंकि एक पार्टनर का एडमिशन करना, एडमिशन का मतलब एडमिट करना, एक पार्टनर का खुद को रिप्रेजेंट करना ही एक एविडेंस है अगेंस्ट द फर्म। सीधी सीधी सी बात है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा था कि एक पार्टनर का रिप्रेजेंटेशन ही एविडेंस के तरीके से काम करेगा टू बाइंड द फर्म। ठीक है, तो जब भी एडमिशन की बात होगी, एडमिशन का मतलब रिप्रेजेंटेशन है, समझ गए। दूसरा कौन सा सेक्शन आता है सर, सेक्शन नंबर 24। सेक्शन नंबर 24 बोल रहा है नोटिस टू पार्टनर। नोटिस टू पार्टनर में क्या है बच्चों, ये सेक्शन बहुत सिंपली बोलता है कि हर पार्टनर फर्म को ही रिप्रेजेंट करता है। सीधी सीधी सी बात है भैया, पार्टनर को जोड़ के ही तो फर्म बनी। तो अगर आपने किसी एक पार्टनर के नोटिस में कोई चीज डाल दी, एक पार्टनर के नॉलेज में कोई चीज डाल दी, आपने किसी एक पार्टनर की नॉलेज में कोई चीज डाल दी, तो इट रिप्रेजेंट्स कि पूरे फर्म की नॉलेज में वो चीज हो चुकी है। बाद में ऐसा नहीं है, फर्म ये नहीं बोल सकती हमें तो पता ही नहीं था इस चीज के बारे में, आपने किसी एक पार्टनर के नॉलेज में ये चीज डाली, उसे पकड़ो, हमें नहीं पता, तो ये चीज नहीं चलेगी। सेक्शन नंबर 24 क्या बोलता है कि एक पार्टनर के नॉलेज में कोई चीज गई, इट रिप्रेजेंट्स कि पूरी फर्म की नॉलेज में वो चीज जा चुकी है। इसका मतलब नॉलेज टू पार्टनर रिप्रेजेंट्स नॉलेज टू फर्म, नॉलेज टू पार्टनर रिप्रेजेंट्स नॉलेज टू फर्म। ये सेक्शन नंबर 24 में बच्चों हमारे पास दिया हुआ है। देखो जरा सेक्शन नंबर 24 क्या है, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। तो नोटिस का मतलब नॉलेज की बात हो रही है बच्चों, ये नोटिस का मतलब कोई नोटिस वैसा वाला नोटिस नहीं है, ये नॉलेज की बात हो रही है। पहले आप एग्जांपल ही देख लो, पी क्यू आर आर पार्टनर्स, तीन पार्टनर्स थे, एक पी है, क्यू है, एक आर है। बिजनेस में फॉर परचेज एंड सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, परचेज और सेल करते थे किस चीज का, सेकंड हैंड गुड्स का। आर ने एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म फ्रॉम एस, आर ने गाड़ी खरीदी किससे, एस से। ठीक हो गया जी। आगे क्या लिखा हुआ है, इन द कोर्स ऑफ द डीलिंग विद एस ही कम्स टू नो दैट कार इज अ स्टोलन वन। जब वो ये डीलिंग कर रहा तो आर को पता चल गया, आर की नॉलेज में आ गया कि भैया ये जो गाड़ी है ये चोरी की गाड़ी है। इन द कोर्स ऑफ द डीलिंग ही कम्स टू नो दैट द कार इज अ स्टोलन वन एंड इट एक्चुअली बिलोंग्स टू एक्स, और ये एस की नहीं है, ये किसकी है, एक्स की है। पी एंड क्यू आर इग्नोरेंट अबाउट इट, पी और क्यू को कुछ नहीं पता, पी एंड क्यू को इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता। ऑल द पार्टनर्स आर लाइबल टू एक्स, एक्स जो है वो सिर्फ आर को नहीं तीनों को पकड़ लेगा। क्यों, क्योंकि एक्स बोलेगा भैया ऐसा है। यहां पे एक पार्टनर की नॉलेज में अगर कोई चीज है तो इट रिप्रेजेंट्स की फर्म की नॉलेज में ये चीज है, क्योंकि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, हर पार्टनर दूसरे पार्टनर्स का भी एजेंट है। समझे, सही है। द ओनली एक्सेप्शन वुड लाई इन द केस ऑफ फ्रॉड वेदर एक्टिव और टेसिड। बस इसका एक एक्सेप्शन होगा, फ्रॉड के लिए बाकी पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे। अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है, नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन है, तो उस केस में एक पार्टनर के नॉलेज में कोई चीज है तो ये माना जाता है कि पूरी फर्म की नॉलेज में वो चीज है। देखो क्या लिखा हुआ है, द नोटिस टू अ पार्टनर, नोटिस टू अ पार्टनर का मतलब नॉलेज की बात हो रही है, हु हैबिचुअली एक्ट्स इन द बिजनेस ऑफ द फर्म ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द फर्म ऑपरेट्स एज अ नोटिस टू द फर्म। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि भैया एक पार्टनर की नॉलेज में अगर कोई चीज है तो हम ये कंसीडर करेंगे कि पूरी फर्म की नॉलेज में ये चीज है। इसमें डील करता है सेक्शन नंबर 24। इसका एक एक्सेप्शन भी याद रख लेना, बस फ्रॉड के केस में ये चीज नहीं चलती। Thus, the notice to one is equivalent to the notice to the rest of the partners of the firm। क्लियर हो गया बेटा, परफेक्ट है। नोटिस फिर से एक्चुअल होना चाहिए, नोटिस मस्ट बी एक्चुअल एंड नॉट कंस्ट्रक्टिव। ठीक है जी, परफेक्ट है।
ये हो गया हमारे पास सेक्शन नंबर 24। अब चलते हैं बच्चों 3 रिलेटेड सेक्शंस पे, जो कौन कौन से हैं, सेक्शन नंबर 25, सेक्शन नंबर 26, सेक्शन नंबर 27। सर ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं बच्चों लाइबिलिटी के बारे में। कौन कितना किस हद तक लाइबल होगा, आओ इन 3 सेक्शंस को अब डिटेल में पढ़ते हैं। तो जब भी मैं लाइबिलिटीज की बात कर रहा हूं ना बच्चों, इन 3 सेक्शंस में तुम लोग एक चीज लिख लो कि एक्ट किसका और लाइबिलिटी किसकी, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स, तो लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स में आपको ध्यान रखना है एक्ट ऑफ द फर्म, फर्म ने कोई काम किया तो उसके लिए पार्टनर लाइबल होगा, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ द फर्म यानी एक्ट ऑफ द पार्टनर, पार्टनर के काम के लिए फर्म लाइबल होगी, ठीक है। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि जब लाइबिलिटी की बात आ रही है तो लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर का मतलब है कि जब फर्म ने कोई काम किया, यानी बचे हुए कुछ पार्टनर, देखो हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट है ना, तो एक पार्टनर ने कुछ काम किया तो क्या दूसरे पार्टनर्स भी या फर्म भी उसके लाइबल होगी? हाँ, ठीक है। उसके साथ साथ पार्टनर के किसी काम पे फर्म लाइबल, फर्म के किसी काम पे पार्टनर लाइबल, ये हम इस 3 सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। आ जाओ जरा, आपको पहले सेक्शन नंबर 25 पढ़ाता हूं। देखो सेक्शन नंबर 25 क्या बोलता है? 24 हो गया सर, लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टीज। सबसे पहले लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, फर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है? लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ द फर्म, फर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है? अदर पार्टनर्स को। भाई अगर फॉर एग्जांपल ए बी सी की कोई बेसिकली फर्म है, तीनों ने मिलकर बनाई हुई है, और बी और सी ने कोई काम करा है, तो क्या उसके लिए ए भी लाइबल होगा? क्या पार्टनर की लाइबिलिटी है फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म? देखो क्या लिखा हुआ है, द पार्टनर्स आर जॉइंटली and severally responsible to third parties for all the acts which come under the scope of their express or implied authority। कोई भी काम अगर किसी पार्टनर की एक्सप्रेस या इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर आता है तो जितनी भी लाइबिलिटी अराइज होगी उस लाइबिलिटी के लिए पूरी फर्म लाइबल है, यानी सारे पार्टनर्स, 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पार्टनर्स जॉइंटली और सेवरली भी रिस्पॉन्सिबल हैं उस पर्टिकुलर लाइबिलिटी के लिए। बात समझे? अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स हम लोग पढ़ते हैं, तो सर किस एक्सटेंट तक पार्टनर्स लाइबल हैं? बच्चों पार्टनर्स जॉइंटली और सेवरली पार्टनर्स लाइबल होते हैं। सर सेवरली का मतलब क्या? इंडिविजुअली, और जॉइंटली का मतलब क्या सर? मिलजुल के। एज्यूम कर लो कि हमारे 4 पार्टनर्स हैं ए बी सी डी, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बराबर बराबर है 1:1:1:1:1। पार्टनरशिप पढ़ के आए हो, 1:1:1:1:1, ठीक है। अब कोई भी एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, कोई भी एग्रीमेंट हुआ, बी और सी ने करा, ए को कुछ नहीं पता, बी और सी ने करा अपनी अथॉरिटी के अंदर अंदर, सही है। अब इस सिनेरियो में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ पैसे वैसे बिजनेस में लॉस हो गया और 10 लाख रुपए की लाइबिलिटी अराइज हो गई, थर्ड पार्टी के थ्रू 10 लाख रुपए की लाइबिलिटी अराइज हो गई। तो इस 10 लाख रुपए की लाइबिलिटी के लिए ये तीनों 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, चारों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब लेट सपोज जो थर्ड पार्टी है जेड ने एक बार तो सारी की सारी लाइबिलिटी इस पे डाल दी, डी पे। तो ऐसा हो सकता है कि एक बार डी सारी की सारी लाइबिलिटी भरे, लेकिन बाद में वो ए से, बी से और सी से उनका हिस्सा भी क्लेम कर लेगा। तो हर पार्टनर इंडिविजुअली भी और हर पार्टनर ज्वाइंटली भी लाइबल है फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। ठीक हो गया? बिकॉज ऑल द एक्ट्स डन विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी आर द एक्ट्स डन टुवर्ड्स द बिजनेस ऑफ द फर्म। सीधी सीधी सी बात है बच्चों, ठीक है? ओके, परफेक्ट सर, ये तो समझ गए। सेक्शन नंबर 25। सेक्शन नंबर 26 क्या बोलता है? लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ पार्टनर। ओके, अब देखो फर्म की लाइबिलिटी फॉर सेक्शन नंबर 26 याद रखना, रॉन्गफुल एक्ट। अब देखो बच्चों, बेसिकली दोनों सेक्शंस में ना फर्म की लाइबिलिटी ही है, दोनों सेक्शंस में एक ही बात है। दोनों सेक्शन में एक बात क्या है कि पार्टनर के एक्ट की वजह से पूरी फर्म लाइबल होती है। पार्टनर की एक्ट की वजह से
पूरी फर्म लाइबल हो जाती है। इसके अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी, कि ए, बी और सी तीनों ने मिलके एक कार पार्किंग का बिजनेस शुरू करा। ए, बी और सी ने तीनों ने मिलके एक कार पार्किंग का बिजनेस शुरू करा, लेकिन वहां पे एक कस्टमर आया जिसका नाम था पी। पी ने अपनी गाड़ी पार्क करी और वो कहीं चला गया। जब वो वापस आया तो वापस आके देखा उसने वहां तो उसकी गाड़ी नहीं है, वहां तो उसकी गाड़ी ही नहीं है। अब सर अगर वहां पे उसकी गाड़ी ही नहीं है तो कहाँ गई वो गाड़ी? पता लगा ए ने तो वो गाड़ी बेच दी। पता क्या लगा? ए ने तो वो गाड़ी बेच दी। तो अल्टीमेटली पी ने क्या करा, उठा के पूरी फर्म पे केस डाल दिया। तो क्या बी और सी ये बोल सकते हैं कि नहीं नहीं सर वो तो एक्ट ऑफ द पार्टनर ए था तो ए को पकड़ो, हमें नहीं पता? नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसी भी प्रॉपर्टी का अगर मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है, किसी भी पैसे के साथ कुछ इस तरीके की गड़बड़ हुई है, तो वहां पे उस केस में एक्ट किसका है? पार्टनर का। लेकिन उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पूरी फर्म। ये बेसिकली सेक्शन नंबर 27 में हम लोग बात करेंगे, पैसे से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी चीज हुई है, ठीक है। और अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, रॉन्गफुल एक्ट का एग्जाम्पल भी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। रॉन्गफुल एक्ट में एक एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ही दिया हुआ है कि बेसिकली मैं पढ़ के ही दिखाता हूँ। एक माइन की बात है और माइन में क्या था, फेंसिंग करानी थी प्रॉपर। ऐसा समझ लो कि माइन में कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, कुछ काम चल रहा है और वहां पे फेंसिंग करानी थी। मान लो कि 3 पार्टनर्स हैं, एक्स, वाई और जेड। हमने जिम्मेदारी दी थी जेड को कि भैया प्लीज आप ये फेंसिंग करा देना, मतलब वहां पे बाउंड्री वगैरह करा देना, इस यहाँ पे गड्ढा हुआ है, काम चल रहा है, कोई भी वर्कर गिर सकता है, चोट लग सकती है। अब हुआ क्या, जेड ने करानी भूल गया, गलती कर दी, ओमिशन हो गया, भूल गया करना, है ना, ओमिट हो गया, या उसका रॉन्गफुल एक्ट है, कोई गलती कर दी उसने, वहां पे नहीं सही से करा पाया, उस वजह से वर्कर को चोट लग गई। अब आप मुझे बताओ, क्या वर्कर एसोसिएशन पूरी की पूरी XYZ पूरी फर्म जो माइनिंग करती है, जो फर्म, इनके ऊपर सबके ऊपर केस कर सकती है? एक्ट तो पार्टनर का है, क्या इसके लिए फर्म रिस्पॉन्सिबल है? आंसर इज यस। लेकिन यहाँ पे पैसे की बात नहीं हो रही, प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही, तो ये सेक्शन नंबर 26 में चलेगा। तो जहां पे भी मनी के साथ कोई मिस अप्रोप्रिएशन हुआ, प्रॉपर्टी के साथ किसी भी तरीके का झमेला हुआ, तो वहां पे भी एक्ट तो पार्टनर का है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? पूरी फर्म। वो अलग बात है, सेक्शन 10 में हम लोग पढ़ते हैं कि बाद में पूरी फर्म मिलके उस पार्टनर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकती है, उससे वो पैसा रिकवर कर सकती है, लेकिन एक बार क्या फर्म रिस्पॉन्सिबल है? हाँ सर। तो सेक्शन नंबर 26 और सेक्शन नंबर 27 दोनों यही है बच्चों, दोनों सेक्शन में यही लिखा है कि एक्ट ऑफ पार्टनर्स के लिए फर्म रिस्पॉन्सिबल है। बस दोनों में फर्क इतना सा है, एक के अंदर रॉन्गफुल या प्लस ओमिशंस की बात हुई है, कोई गलती करी है, कोई रॉन्गफुल एक्ट करा है, इसके अंदर मनी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई झमेला करा है, कोई फ्रॉड करा है, तो वहां उसकी बात हो रही है, ठीक है। आओ जरा सेक्शन नंबर 26 और सेक्शन नंबर 27। सेक्शन नंबर 26 क्या बोलता है? द फर्म इज लाइबल to the same extent as the partner for any loss or injury caused to a third party by the wrongful act of the partner। लेकिन वो wrongful act जो है वो ordinary course of business में होना चाहिए और within the authority of the partner होना चाहिए, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, one of the two partners in a coal mine acted as a manager। 2 पार्टनर थे कोल माइन में, एक पार्टनर ने उसमें से एक्ट करा कि भैया मैं तो मैनेजर हूं, मैं तो क्या हूं? मैनेजर हूं ऑफ, और उससे पर्सनल नेग्लिजेंस हो गया। पर्सनल नेग्लिजेंस मतलब भूल गया, वो नेग्लेक्ट कर गया, वो क्या करना भूल गया? टू हैव द शाफ्ट ऑफ द माइन प्रॉपर्ली फेंस्ड। फेंसिंग कराना भूल गया, कोई काम चल रहा था वहां पे फेंसिंग करानी थी, भूल गया, नेग्लेक्ट कर गया, नेग्लिजेंस हो गया उसकी वजह से, जिस वजह से एक इंजरी हो गई, कॉज टू अ वर्कमैन। द अदर पार्टनर वाज आल्सो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। दूसरा पार्टनर भी जिम्मेदार माना जाएगा, सेक्शन 26। इसके बाद आता है बच्चों मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर। It may be observed that working of 2 clauses of section 27 is designed to bring the clarity of important point of distinction between the two categories of cases of misapplication of money by the partners। इसमें बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, मनी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी इस तरीके की घटना होती है जहां पे थर्ड पार्टी को कोई घाटा हो जाता है, तो पार्टनर की एक्ट की वजह से पूरी फर्म रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। जैसे एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, ABC आर पार्टनर्स ऑफ अ प्लेस फॉर कार पार्किंग। P stands his car in the parking place, but A sold the car to a stranger। वापिस आया, गाड़ी नहीं है भाई, वाह। For this liability, the firm is liable for the acts of A।
डन डना डन डन सर, डन डना डन डन सर। सर सेक्शन नंबर 29 आ गया, सेक्शन नंबर 29। सेक्शन नंबर 23 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7 हो गया। अब आ रहे हैं हमारे पास दो सेक्शंस, सेक्शन नंबर 29, सेक्शन नंबर 30, दोनों ही सावधान इंडिया सेक्शंस। सावधान इंडिया सेक्शंस है बच्चों, एग्जाम में आने के हाई चांसेस, दोनों के ही आपको सेक्शंस भी याद करने हैं। सेक्शन नंबर 29 क्या बोलता है? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बाय अ पार्टनर, क्या पार्टनर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है? सेक्शन नंबर 30 माइनर एज अ पार्टनर, क्या फर्म में माइनर पार्टनर हो सकता है? आओ सबसे पहले तो ये समझ लो बच्चों, सेक्शन नंबर 29 से शुरू करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का ये मतलब होता है, ध्यान रखना, ट्रांसफर ऑफ interest is not equivalent to transfer of partnership। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि ए, बी और सी तीन पार्टनर्स थे, ठीक है। सी ने ये बोला कि मैं अपना इंटरेस्ट, मैं अपना हिस्सा डी को ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं अपना इंटरेस्ट डी को ट्रांसफर कर रहा हूं। तो क्या डी आज से पार्टनर हो गया? क्या आज से ए, बी और डी पार्टनरशिप में आ गए? क्या ऐसी बात हो गई? तो ऐसा नहीं है। अगर सी ने अपना इंटरेस्ट डी को दिया है, दैट डजंट मीन कि डी आज से मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, नहीं। दैट डजंट मीन कि आज से हमें डी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखानी है, नहीं। दैट डजंट मीन कि आज से डी सारी डिसीजन मेकिंग करेगा सी की जगह, नहीं। तो सर इसका मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब बच्चों सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स है, कि मेरे को जो भी प्रॉफिट्स मिलते थे वो सारे के सारे प्रॉफिट्स किसको मिलेंगे? आज से डी को मिलेंगे, बस बात खत्म। दैट इज सेक्शन नंबर 29, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। आ जाओ सेक्शन नंबर 29। A share in the partnership is transferable like any other property। देखो क्या लिखा हुआ है, राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट। ट्रांसफरी के क्या राइट्स हैं? अब ट्रांसफरर कौन है? ट्रांसफर करने वाला। जैसे सी अपना पूरा का पूरा सारा का सारा जो हिस्सा है प्रॉफिट में, जो सारा का सारा पार्टनरशिप में उसको शेयर मिल रहा है, अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है किसको? डी को। तो वो हो गया ट्रांसफरर। ट्रांसफरी कौन हो गया? डी, है ना, जिसको करा गया। तो डी के क्या क्या अधिकार हैं? मैंने आपको बताया ना, अभी उसको सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग है और कुछ नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है, अ शेयर इन द पार्टनरशिप इज ट्रांसफरेबल लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी बट एज द पार्टनरशिप रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कॉन्फिडेंस द असाइनी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट बाय सेल, बाय मॉर्गेज और अदरवाइज cannot enjoy the same rights and privilege as of the original partner। तो देखो सबसे पहले तो ये आता है कि हाउ, सबसे पहला सवाल तो यही आता है, हाउ द शेयर इज ट्रांसफर्ड। तो पहले तो यही समझ लो कि शेयर ट्रांसफर कैसे होता है बच्चों। अपना हिस्सा आप बेच सकते हो, सेल कर सकते हो, मॉर्गेज कर सकते हो, मॉर्गेज का मतलब गिरवी रख सकते हो, लोन वोन लेने के लिए गए तो आप गिरवी रख सकते हो, या अदरवाइज किसको भी आपने ट्रांसफर करा जो ट्रांसफरी है, जैसे मैंने बोला ना डी, तो डी को सेम राइट्स और प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे एज अ ओरिजिनल पार्टनर बच्चों, सिर्फ उसको हमने इंटरेस्ट ट्रांसफर करा है। दैट डजंट मीन कि वो पार्टनर बन गया। तो कुछ लोग इंटरेस्ट ट्रांसफर करने को पार्टनर बनने के बराबर समझ लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। द राइट्स ऑफ सच ट्रांसफरी आर एज फॉलोज। उसके क्या क्या राइट्स होंगे, क्या क्या राइट्स होंगे ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप। अब देखो यहाँ पे ना बच्चों दो चीजें बनती हैं, पहली ये जब तक वो पार्टनरशिप ए, बी और सी की चल रही है, और दूसरा जब डिसॉल्व हो गया फर्म। डिसॉल्व का मतलब है कि भैया वो पार्टनरशिप समाप्त हो गई। तो ध्यान रखना, जब तक ए, बी, सी की पार्टनरशिप चल रही है, सी ने अपने राइट्स डी को ट्रांसफर कर दिया, अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया, तो तब तक तो डी वीक है। लेकिन जिस दिन वो फर्म डिसॉल्व हो गई, एबीसी की पार्टनरशिप ही खत्म हो गई, उस दिन डी थोड़ा मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है और सारे अधिकार डी के पास पहुंच चुके थे, तो वहां पे वो स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन जब तक पार्टनरशिप चल रही है तब तक कुछ नहीं। देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप द ट्रांसफर इज नॉट entitled to interfere in the conduct of the business, यानी कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। टू रिक्वायर अकाउंट्स, वो अकाउंट्स रिक्वायर नहीं करेगा। टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म, वो बुक्स को भी इंस्पेक्ट
नहीं कर सकता। तो सर उसको मिलेगा क्या? He is only entitled to receive the share of the profit of the transferring partner and he is bound to accept the profits as agreed by the partners. He cannot challenge the accounts. तो मैंने पीछे लिख दिया सेक्शन नंबर 29 में, मैंने जो नोट्स बनाए हुए हैं उसमें लिख दिया, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्सेस नहीं कर सकता, डिसीजन मेकिंग में कुछ नहीं बोलेगा, उसका काम क्या है, सिर्फ जितना उसको प्रॉफिट मिलना रख ले भाई चुपचाप, और कुछ नहीं है। लेकिन बच्चों, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, जब फर्म डिसॉल्व हो जाएगी डिसोल्यूशन पे, फिर वो पावरफुल हो जाएगा क्योंकि अब पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर, ट्रांसफरी विल बी एंटाइटल अगेंस्ट द रिमेनिंग पार्टनर्स। अब क्या होगा? टू रिसीव द शेयर ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म। देखो बच्चों, पार्टनरशिप में क्या होता है, जितना आपका प्रॉफिट में हिस्सा होता है उतना ही आपका प्रॉपर्टी में भी हिस्सा होता है। कि फॉर एग्जांपल 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी डी, या 3 ही ले लो, ए बी सी, और इक्वल पार्टनर्स थे। सी ने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कराया किसको? डी को। सी ने डी को ट्रांसफर करा हुआ था। तो जब तक प्रॉफिट कमा रहे हैं, जब तक फर्म चल रही है, तीनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तब तक तो इसके हिस्से में सिर्फ प्रॉफिट आएगा। लेकिन जिस दिन सी रिटायर होगा या ये पार्टनरशिप ही खत्म हो जाएगी तो फिर प्रॉपर्टी भी तो बटेगी ना। सी अगर रिटायर भी हो रहा है तो अपना प्रॉपर्टी लेके जाएगा भाई, हिस्सा लेके जाएगा अपना, तो डी को वो प्रॉपर्टी में भी अधिकार हो जाएगा। तो लिखा हुआ है टू रिसीव द शेयर ऑफ द एसेट्स ऑफ द फर्म टू विच द ट्रांसफरिंग पार्टनर वर एंटाइटल्ड एंड फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग द शेयर, और उसको प्रॉफिट सही से दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं ये चेक करने के लिए अब वो अकाउंट भी चेक कर सकता है। ही इज एंटाइटल्ड टू एन अकाउंट एज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन। अब वो बुक्स भी चेक कर सकता है क्योंकि पता नहीं उसको सही से दिया या नहीं दिया, राइट? तो ये होता है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो हमारे पास, सेक्शन नंबर 29। ठीक हो गया जी? ओके। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है? सेक्शन 30। सेक्शन 30 इज माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। नाम में ही छुपा है बच्चों सब कुछ। सेक्शन नंबर 30, माइनर एज अ पार्टनर। सबसे पहला सवाल, कैन अ माइनर बी एडमिटेड एज अ पार्टनर? जल्दी से लिखो बच्चों कमेंट सेक्शन में फटाफट से, कैन अ माइनर बी एडमिटेड एज अ पार्टनर? जल्दी 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 से लिख दो। ठीक है, आंसर इज नो। क्यों सर? क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट से होती है और माइनर केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, कर ही नहीं सकता बच्चों। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाऊंगा तुम्हें ये चीजें। माइनर केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो माइनर अगर ये सवाल पूछा है क्या एडमिट हो सकता है एज अ पार्टनर, तो हम बोलेंगे नहीं, नहीं हो सकता। लेकिन सेक्शन 30 में क्या लिखा है देखो, माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। कैन अ माइनर बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप? क्या एक माइनर बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप में हिस्सेदार हो सकता है? क्या एक माइनर प्रॉफिट्स में हिस्सा लेने के लिए बात कर सकता है? द आंसर इज यस। पार्टनर नहीं हो सकता, लेकिन अगर प्रॉफिट बटेगा वहां पे आप माइनर को प्रॉफिट शेयर करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। सेक्शन 30। आओ सर पढ़ा दो जरा एक बार फटाफट से क्या लिखा है। इसमें भी कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं, बस आपको वो पता होना चाहिए क्या लिखा है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। और आज आता है माइनर के ऊपर सवाल, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, यू हैव ऑब्जर्व दैट अ माइनर कैन नॉट बी बाउंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एंड नॉट मेयरली वॉइडेबल। माइनर का कॉन्ट्रैक्ट होता ही वॉइड है पहले दिन से, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट चलेगा ही नहीं। Therefore, a minor cannot be a partner in a firm because partnership is founded on a contract. Though a minor cannot be partner, he can nonetheless be admitted to the benefits of the firm under section 30 of the act. In other words, he can be validly given a share in the partnership profits. यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, उसको हिस्सा दिया जा सकता है पार्टनरशिप के प्रॉफिट्स में, ठीक है। लेकिन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स
देन द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सच पार्टनर विल बी गवर्न्ड अंडर सेक्शन 30। ठीक है, सभी पार्टनर्स के कंसेंट से उसको आप एज अ प्रॉफिट शेयरर बना सकते हो। फिर उसके राइट्स और लायबिलिटीज कैसी कैसी रहने वाली हैं। देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ये, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस ऑफ दिस चैप्टर नंबर 2। बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी, यानी कि 18 साल से पहले पहले, बिफोर द एज ऑफ 18। फॉर एग्जाम्पल, हमने जिस माइनर को प्रॉफिट शेयरिंग में पार्टनर बनाया है उसकी एज 16 साल है, लेट्स सपोज 16 ईयर्स है। ठीक है, तो 16 साल से 18 साल की उम्र तक उसकी क्या क्या लाइबिलिटीज होंगी, और जब वो मेजर हो जाएगा यानी 18 प्लस हो जाएगा, आफ्टर अटेनिंग द मेजॉरिटी 18 प्लस होगा जैसे ही, तो उसकी क्या क्या लाइबिलिटीज होंगी ये आपको पता होना चाहिए। तो 18 से पहले पहले बच्चों, द लाइबिलिटी ऑफ द माइनर इज कन्फाइंड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन प्रॉफिट्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। माइनर हैज नो पर्सनल लाइबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइनर की कोई भी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है। इसका मतलब, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, प्लीज इसको बड़े ध्यान से समझना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज ध्यान से समझना। सर, माइनर की कोई भी पर्सनल लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जो भी लाइबिलिटीज अराइज होंगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल पार्टनर्स की होती है, माइनर की कोई लाइबिलिटी ही नहीं है। सर, क्या जीरो लाइबिलिटी है, मतलब कि प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट ले जाएगा, लॉस के केस में उसकी लाइबिलिटी बिल्कुल जीरो है, लॉस में वो कोई हिस्सा नहीं देगा। देखो बच्चों, जितना उसका प्रॉफिट बनता है ना, लेट सपोज कि हमारे पास कोई अनडिविजिबल प्रॉफिट्स रखे थे 1 लाख रुपए के, जिसके अंदर माइनर के 25 रुपए का प्रॉफिट था। 1 लाख का मतलब 25 पैसा जोड़ लो, 25 हजार रुपए के। तो अगर घाटा हो जाता है और हम वो अनडिविजिबल प्रॉफिट्स भी यूज कर रहे हैं, तो माइनर के वो 25 लाख भी, 25 हजार भी, वॉटेवर जो भी मैंने बताया था, उनको आप यूज कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि माइनर की लाइबिलिटी जो है वो है ही नहीं। माइनर को अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो माइनर को लॉस बेयर करना है, लेकिन वो अपनी जेब से कुछ नहीं देगा, जो भी उसका फर्म के अंदर हिस्सा बनता था, बस उस हिस्से में से आप वो लॉस बेयरिंग कर सकते हो। वो अपने घर से कुछ नहीं लाएगा, वो अपनी जेब से कुछ नहीं देगा, वो तो सिर्फ प्रॉफिट्स में हिस्सेदार था। ये चीज दिमाग में रखना। तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, द लाइबिलिटी ऑफ द माइनर इज कन्फाइंड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉफिट। सिर्फ जो उसको प्रॉफिट्स मिलते हैं उस तक की लाइबिलिटी है उसकी, कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है, यानी अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है, घर से कुछ भी लेके नहीं आएगा। माइनर इंसॉल्वेंट भी नहीं हो सकता, सर माइनर इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता मतलब भाई कैसे इंसॉल्वेंट हो जाएगा, उसके एसेट्स थोड़ी ना बिक रहे हैं, जिसके सब एसेट्स बिक गए वो इंसॉल्वेंट होता है, राइट। इसके बाद बच्चों, अगर माइनर 18 साल से ऊपर का हो गया है, तो हमने क्या बोला, माइनर हमारे साथ कब जुड़ा था, 16 साल की उम्र में, 16 से 18 तक वो बिजनेस में रहा, ठीक है। अब 18 साल से आगे हो गया है, वो 18 प्लस हो गया है। अब मेरा सवाल आपसे ये है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे आपसे पूछना है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल यहां पे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, 1 कॉन्ट्रैक्ट, 2 कॉन्ट्रैक्ट, 3 कॉन्ट्रैक्ट, 4 कॉन्ट्रैक्ट, लेट्स सपोज 4 कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, ठीक है। फिर मेजॉरिटी अटेन करने के बाद माइनर ने बोला ठीक है, आई विल बिकम द पार्टनर, मैं पार्टनर बनने के लिए तैयार हूं, अब मैं मेजर हूं, मुझे समझ है, मैं पार्टनर बनने के लिए तैयार हूं। फिर कॉन्ट्रैक्ट हुए, कॉन्ट्रैक्ट 5, कॉन्ट्रैक्ट 6, कॉन्ट्रैक्ट 7। अब मेरा सवाल ये है कि ये चिंटू कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लायबल है, 1 2 3 4 के लिए, 5 6 7 के लिए, या 1 2 3 4 5 6 7 के लिए? लिखो जल्दी से कमेंट्स में, क्या चिंटू 1 2 3 4 के लिए लायबल है, क्या चिंटू 5 6 7 के लिए लायबल है, क्या चिंटू 1 2 3 4 5 6 7 सब के लिए लायबल है, या हमें नहीं पता, HNP हमें नहीं पता? बताओ जल्दी से। मेजर हो चुका है, उसकी मेजॉरिटी से पहले 4 कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे, अब मेजर होने के बाद 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, तो चिंटू कितने के लिए लायबल है? वो पार्टनर है फर्म का। बताओ जरा, लिखो कमेंट सेक्शन में, जल्दी से देखते हैं क्या तुम लिखते हो, नालायक हो। देखो, सबसे पहली चीज तो ये समझ लो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि चिंटू के पास 6 महीने हैं। सर चिंटू के पास 6 महीने हैं किस चीज के लिए? 6 महीने हैं ये डिसाइड करने के लिए कि जब वो 18 साल का हो गया है, अब वो फर्म को लीव करना चाहता है
या फर्म को कंटिन्यू करना चाहता है। तो बच्चों अगर वो ये डिसाइड करता है कि मैं फर्म में कंटिन्यू नहीं करूंगा, आई विल लीव, तो लीव करते ही जितनी भी उसकी लाइबिलिटीज वगैरह थी, जिस दिन उसने लीव कर दिया उस दिन सारी की सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। लेकिन अगर वो कंटिन्यू करता है कि हाँ मैं भी आज से पूरा प्रॉपर एक्टिव पार्टनर हूं, तो हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो यहां से उसके सामने हुए हैं वो सब के लिए लाइबल है। इसका मतलब चिंटू 1 2 3 4 5 6 7 सब के लिए लाइबल है। यही पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको दिमाग में रखना है। क्या लिखा हुआ है? विद इन 6 months ऑफ हिज अटेनिंग मेजोरिटी और ऑन हिज ऑब्टेनिंग नॉलेज that he had been admitted to the benefit of the partnership, whichever date is later, the minor partner has to decide whether he shall remain a partner or leave the firm. उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे पार्टनर रहना है या फर्म को लीव करना है। Where he has elected not to become a partner, अगर उसने बोला कि मुझे पार्टनर नहीं बनना, तो he may give public notice, उसको public notice देना है that he has elected not to become partner and such notice shall determine his position with regard to the firm. If he fails to give the notice, अगर वो नोटिस नहीं देता 6 महीने के अंदर अंदर, अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर नोटिस नहीं देता बच्चों, तो वो भी एक नॉर्मल एक्टिव पार्टनर ही मान लिया जाएगा। ठीक हो गया? लो पहले इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से, फिर वो वाली बात देखो अगले पेज पे लिखी हुई है। ओके, When he becomes partner, अगर वो पार्टनर बन जाता है, when he becomes partner, if the minor becomes a partner on his own willingness or by his failure to give notice. अब देखो माइनर पार्टनर कब बनेगा? या तो नोटिस दे देगा, ठीक है, कि ठीक है मैं पार्टनर बनना चाहता हूं, बता देगा वो, सॉरी एग्री कर देगा कि मैं पार्टनर बनना चाहता हूं, वो एग्री कर देगा। या फिर वो नोटिस नहीं दे पाता, जनता में नोटिस नहीं देता, पब्लिक नोटिस नहीं देता वो 6 महीने के अंदर अंदर, तो भी वो पार्टनर मान लिया जाएगा। ठीक है? His rights and liabilities will be, he becomes personally liable to the third parties for all the acts of the firm done since he was admitted to the benefits of the partnership. देखो क्या लिखा हुआ है, हर एक्ट के लिए लाइबल है। कब से? जब से वो एडमिट हुआ था तब से। इसका मतलब 16 साल की उम्र से लेके अभी तक जितनी भी चीजें हुई हैं हर चीज के लिए लाइबल है। His share in the property and the profits of the firm remains the same to which he was entitled as a minor. और अगर वो ये डिसाइड करता है कि ना जी ना, मुझे पार्टनर नहीं बनना, I don't want to become a partner in this firm, मैं पार्टनर नहीं बनना चाहता, तो his rights and liabilities continue to be those of the minor up to the date of the given public notice. तो जब वो ये डिसाइड कर लेता है कि नहीं भाई मैं पार्टनर नहीं बनना चाहता, तो बस उसकी लाइबिलिटी सारी की सारी जितनी ऑफ अ माइनर थी उतनी उतनी ही है, उसके बाद कोई उसकी लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है? His share shall not be liable for any acts of the firm done after the date of the notice. नोटिस के बाद वो किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। He shall be entitled to sue the partners for his share of the property and profits. अगर उसके नोटिस देने के बाद भी पार्टनर्स उसका हिस्सा प्रॉफिट शेयरिंग और या फिर प्रॉपर्टी में हिस्सा उसको नहीं देते, तो फिर वो स्यू भी कर सकता है। ये बच्चों पूरा का पूरा सेक्शन आ जाता है किसके ऊपर? ये पूरा का पूरा सेक्शन आ जाता है बच्चों हमारे पास माइनर एज अ पार्टनर के ऊपर। तो आज हमने अभी तक कितने सेक्शंस पढ़ लिए हैं सर? 23 से लेके 30 तक, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तो है नहीं, 29, 30, ये सारे सेक्शंस हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिए हैं। अब हमारे पास बच्चों जो सेक्शंस आ रहे हैं, सेक्शन नंबर 31 से 35, वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बच्चों फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आना। फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होना। सर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कब होता है बच्चों? अगर कोई भी पार्टनर प्लस हो या कोई भी पार्टनर माइनस हो। इसका मतलब कोई भी पार्टनर आए या कोई भी पार्टनर जाए तो फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, सारे के सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, डीड में बदलाव होगा, तो उसको हम लोग बोल देते हैं द रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? रिकॉन्स्टिट्यूशन पे 5 सेक्शंस हैं, सेक्शन 31, 32, 33, 34, 35। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 33 साउदर्न इंडिया एग्जाम में आता है। सेक्शन याद रखना है एक्सपल्जन।
सेक्शन 31 किसके बारे में बात करता है? जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, यानी कि जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है, उसकी राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिटायरिंग पार्टनर, जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है। एक्सपल्जन, जब किसी पार्टनर को फर्म से निकाला जाता है, एक्सपल्जन। इंसॉल्वेंसी एंड डेथ, बच्चों इंसॉल्वेंसी एंड डेथ का मतलब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट घोषित हो गया या किसी पार्टनर की डेथ हो गई। तो ये 5 सेक्शंस हैं हमारे पास जो रिकॉन्स्टिट्यूशन में आ जाते हैं। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टनर कमिंग इन एंड गोइंग आउट। देखो जी, सबसे पहले सेक्शन नंबर 31 क्या लिखा है हमारे पास? इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर। बड़ा आसान है, ये सब आप पढ़ चुके हो, आपने क्लास 12th में पार्टनरशिप भी पढ़ी है, एडमिशन को आप जानते हो बड़े अच्छे तरीके से, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास। सबसे पहली चीज, नो न्यू पार्टनर्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। पहली चीज, एडमिशन में सबका कंसेंट चाहिए। पीछे सेक्शन नंबर 31 में लिख लेना, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। बच्चों मेजॉरिटी से एडमिशन नहीं हो सकता, एडमिशन के लिए सबका कंसेंट चाहिए। उसके बाद राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर की राइट्स और लायबिलिटीज क्या है, कहाँ से शुरू होंगी? बच्चों देखो, आप कॉमन सेंस लगाओ, अगर मैं आज फर्म में एडमिट हो रहा हूं तो आज से पहले वाले किसी भी एक्ट के लिए किसी पार्टनर के मैं क्यों जिम्मेदार होऊंगा? मैं तो आज आया हूं भाई, मैं तो आज ही एडमिट हुआ हूं। तो अगर मैं आज एडमिट हुआ हूं फर्म में, तो आज के बाद जितने भी एक्ट्स होंगे, ठीक है, मैं उसके लिए लायबल होऊंगा, लेकिन मेरी एडमिशन की डेट से पहले जितने भी एक्ट्स हुए हैं उसके लिए मैं पर्सनली लायबल नहीं हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, द लायबिलिटी ऑफ द न्यू पार्टनर ऑर्डिनरली कमेंस फ्रॉम द डेट व्हेन ही इज एडमिटेड एज अ पार्टनर। ठीक है, अनलेस he agrees to be liable for obligations incurred prior to the date। या फिर वो एग्री कर दे भाई, या तो तुम एग्रीमेंट में लिख दो कि वो पहले वाली चीजों के लिए भी लायबल है, तो ठीक है, अदरवाइज जिस डेट पे उसका एडमिशन हुआ है उसके बाद के एक्ट्स के लिए ही वो लायबल है। द न्यू फर्म इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर हु ज्वाइंस इट मे एग्री टू एज्यूम लायबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग डेट्स ऑफ द ओल्ड फर्म and creditors may agree to accept the new firm as their debtor and discharge the old partners. Creditor consent is necessary in case to make the transition operative. Novation is the technical term. ये novation क्या होता है बच्चों? novation का मतलब यही है बच्चों। अब देखो, पहले एज्यूम करो कि ABC 3 पार्टनर्स थे, ABC 3 पार्टनर्स थे, इनकी कुछ लाइबिलिटीज थी, ABC ने कुछ एक्ट्स करे हुए थे, इनकी कुछ लाइबिलिटीज थी। अभी D और आ गया फर्म में, तो ABCD इन 4 की फर्म हो गई है। अब जनरल केसेस में क्या होता है? जनरल केसेस में ये होता है, D बोलता है भैया मैं ABC के किसी भी एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं मेरे आने से पहले जो भी हुआ है। लेकिन फिर भी अगर ये कोई ऐसा एग्रीमेंट बना लेते हैं जिसके अंदर ये थर्ड पार्टी को भी समझा दें, यानी अपने क्रेडिटर्स को भी समझा दें कि देखो भैया ऐसा है, अब D आ गया है और हमने जो पिछले कॉन्ट्रैक्ट्स करे हुए हैं उसमें डी भी उतना ही बाउंड है, और थर्ड पार्टी या क्रेडिटर्स इस चीज को एग्री भी कर दें, तो हम क्या बोलते हैं कि पुरानी फर्म की लाइबिलिटीज को नई फर्म की लाइबिलिटीज में ट्रांसफर करना, कि इस फर्म की जो लाइबिलिटीज थी वो इस फर्म पे भी एप्लीकेबल होंगी। इसको बोलते हैं नोवेशन। इसको क्या बोलते हैं? नोवेशन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नोवेशन इज द टेक्निकल टर्म इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सब्स्टिट्यूटेड लाइबिलिटी, ऑफ कोर्स नॉट confined only to case of partnership। ठीक है, लेकिन इसके अंदर मेन चीज वही है, क्रेडिटर का कंसेंट नेसेसरी है तभी ये ट्रांजैक्शन हो सकती है, नहीं तो नहीं। ठीक है, सिर्फ एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स कैन नॉट ऑपरेट एज नोवेशन। अगर ये आपस में डिसाइड कर ले बस कि भैया ठीक है ABC के एक्ट के लिए ABCD लायबल होंगे, तो फिर नोवेशन नहीं चलेगा। बस बेसिक चीजें तो यही हैं। ठीक है, चलो भाई, एडमिशन समझ गए? समझ गए सर। सेक्शन नंबर 32, रिटायरमेंट क्या बोल रहा है? रिटायरमेंट में ये लिखा है बच्चों की एक पार्टनर जो रिटायर होना चाहता है, ऑफ कोर्स वो रिटायर हो सकता है भाई, जो जाना चाहता है उसे तुम पकड़ के थोड़ी बैठ जाओगे, नहीं 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 चिंटू तू नहीं जा सकता, तू नहीं जा सकता भाई फॉर्म छोड़ के। भाई वो जब जाना चाहे जा सकता है। अ पार्टनर में रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, वो सबको बोल सकता है, सबसे कंसेंट लेगा और वो चला जाएगा, इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स, or where the partnership is at will by giving notice in writing to all the other partners of his intention to retire। एक पब्लिक नोटिस देगा और फर्म छोड़ के वो जा सकता है। अब सर कॉमन सेंस क्या बोलता है? पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद
क्या वो फर्म के किसी भी एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? द आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं होगा भाई, वो फर्म छोड़ के जा चुका है। लेकिन सर अगर वो फर्म छोड़ के चला गया और उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो लोगों को तो यही इंप्रेशन है कि वो भी पार्टनर है, तब क्या वो लायबल होगा? द आंसर इज यस। इसका मतलब ये है कि सिर्फ पार्टनर्स को बता देने मात्र से एक पार्टनर का रिटायरमेंट नहीं होगा, उसको एक पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। सर एक सवाल आया, कमेंट सेक्शन में लिखना, अगर वो पार्टनर एक सीक्रेट पार्टनर हुआ क्या तब भी उसको पब्लिक नोटिस देना है? लिखो बच्चों कमेंट सेक्शन में। पार्टनर रिटायरमेंट हो रहा है लेकिन अगर वो पार्टनर एक सीक्रेट पार्टनर हुआ क्या तब भी उसको पब्लिक नोटिस देना है? लेडीज एंड जेंटलमैन दिमाग लगाओ, कौन फोन कर रहा है भाई? लगाओ। नहीं, फिर पब्लिक नोटिस कंपलसरी नहीं है। A retiring partner may be discharged from any liability to any third party for acts of the firm done before his retirement by an agreement made by him with third party and the partners of the reconstituted firm, and such agreement may be implied by a course of dealing between the third party and the reconstituted firm after he had knowledge of the retirement। देखो थर्ड पार्टी की नॉलेज में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ ठीक है ये पार्टनर रिटायर हो चुका है। ठीक है जी, क्लियर है बच्चों? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। आगे क्या आ रहा है देखो जरा, एक्सपल्जन ऑफ पार्टनर, सेक्शन नंबर 33। एक्सपल्जन का मतलब क्या होता है? किसी भी पार्टनर को फर्म से निकालना, एक्सपेल करना कि चल भाई कल से मत आइयो, दिखाई मत दे जाइयो हमें। सर क्या ये एक्सपल्जन कोई भी पार्टनर मिलके कर सकते हैं? ऐसे ही बच्चों अधिकार ही नहीं है। सबसे पहली चीज ये है कि एक्सपल्जन करने के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट होना इसेंशियल है। सावधान इंडिया, आपके कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपल्जन के बारे में लिखा होना चाहिए कि ये हमारा अधिकार है कि हम किसी भी पार्टनर को एक्सपेल कर सकते हैं। तो पहले तो ये दिमाग में रखना कि पावर्स ऑफ एक्सपल्शन मस्ट हैव एग्जिस्टेड इन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। दूसरी बात, एक्सपल्शन ऐसे नहीं है कि कोई भी पार्टनर उसका एक्सपल्शन कर देगा, नहीं। द पावर हैज बीन एक्सरसाइज्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, मेजॉरिटी से होगा। तीसरा, गुड फेथ में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? गुड फेथ में होना चाहिए। इसके अंदर बच्चों एग्जाम्पल आगे आएगा। एज्यूम करो कि ए, बी और सी 3 पार्टनर्स थे। ठीक है, आ जाओ। ये है आंटी, ये है बंटी, ये है चिंटी। 3 पार्टनर्स थे बच्चों। कौन कौन? एक आंटी है, एक बंटी है, एक चिंटी है। ठीक है, अब चिंटी की जो है वो आंटी की कोई बेटी है, आंटी की कोई बेटी है। चिंटी की इससे लड़ाई हो गई, कहीं पार्टी में गए होंगे, चिंटी की इससे लड़ाई हो गई। अब चिंटी ने कहा तेरी ऐसी की तैसी, देख इस आंटी को कैसे फर्म से निकलवाती हूँ, तू देख तूने मुझे कुछ कह कैसे दिया। अगले दिन चिंटी गई, चिंटी ने बंटी को बोला, बंटी बंटी सुनो, ये जो आंटी है ना ये बहुत गलत है, तो हम दोनों मिलके क्या करते हैं, हम मेजॉरिटी हैं, हम दोनों मिलके आंटी को निकाल देते हैं, फर्म से एक्सपेल कर देते हैं और उसका बदला पूरा हो जाएगा आंटी की बेटी से। क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। गुड फेथ भैया। क्या? If these conditions are not present, the expulsion is not deemed to be bona fide। ठीक है, तो एक्सपल्जन ऐसे नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक्सपल्जन पता होना चाहिए। अब गुड फेथ कैसे पता चलेगा? द एक्सपल्जन मस्ट बी इन ट्रस्ट ऑफ द पार्टनरशिप। एक्सपल्जन जो आप कर रहे हो वो पार्टनरशिप के हित में होना चाहिए, यानी कि पार्टनरशिप को उससे भला होना चाहिए। पहली बात, द पार्टनर टू बी एक्सपेल्ड इज सर्व्ड विद अ नोटिस। जिसको निकाला जा रहा है उसको आपने प्रॉपर नोटिस दिया है और उसके साथ साथ उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दिया है, उसको अपनी बात रखने का अधिकार भी दिया है। ऐसे नहीं किसी को उठा के निकाल दिया, ऐसे नहीं, उसको राइट है, वो बोल सकता है, वो अपनी बात रख सकता है। ठीक हो गया बच्चों? तभी एक्सपल्जन हो सकता है, नहीं तो नहीं। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। इफ अ पार्टनर इज अदरवाइज एक्सपेल्ड, अगर ऐसे ही निकाल दिया, एक्सपल्जन इज नल एंड वॉइड, नहीं चलेगा। ठीक हो गया बच्चों? इसके बाद ये बिल्कुल सेम टू सेम वही फाइट वाला एग्जाम्पल है, आप जल्दी से वहां पे नोट कर लेंगे, मतलब पढ़ लेंगे, ये आपका होमवर्क है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इट मे बी नोटेड दैट एक्सपल्जन डज नॉट नेसेसरली रिजल्ट इन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। एक्सपल्जन से जरूरी नहीं है कि डिसोल्यूशन होगा। इनवैलिड एक्सपल्जन डज नॉट पुट एन एंड टू द पार्टनरशिप इवन इफ द पार्टनरशिप इज एट विल।
ठीक है, पार्टनरशिप चलती रहेगी, ऐसे डिसोल्यूशन नहीं होता। ठीक है जी, ओके सर। नेक्स्ट क्या आ रहा है? ये तो हो चुका है सर, ये तो हो गया है सर, ये तो हो गया है सर। इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का क्या मतलब होता है बच्चों? इंसॉल्वेंट हो जाना, किसी भी पार्टनर का इंसॉल्वेंट हो जाना। सर अगर सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, ABCD 4 पार्टनर्स हैं, चारों इंसॉल्वेंट हो जाए, फिर क्या होगा? फिर बच्चों फर्म ही इंसॉल्वेंट हो जाएगी। तो अगर सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है। लेकिन सर अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो और बाकी 3 पार्टनर ये कहें कि चिंता मत करो, हमारे पास बहुत अच्छी कैपेसिटी है, हम सब कुछ कंटिन्यू रख सकते हैं, क्या तब भी फर्म इंसॉल्वेंट हो जाएगी? नहीं, तब नहीं होती। देखो क्या लिखा हुआ है, When a partner in a firm is adjudicated as an insolvent, he ceases to be a partner on the date on which the order of adjudication is made. सर ये adjudication का order कौन देता है? देखो ये जो adjudication लिखा हुआ है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि पार्टनर आज से नहीं माना जाएगा पार्टनर, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट इंसान किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं कर सकता, उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता भैया, वो इंसॉल्वेंट है। कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट घोषित करता है, उसकी सारी प्रॉपर्टी बिक चुकी है, एसेट्स बिक चुके हैं, कुछ नहीं है उसके पास, दिवाला निकल गया है, समझे? तो इंसॉल्वेंट इंसान किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। तो जिस दिन वो इंसॉल्वेंट घोषित हुआ कोर्ट से, उसी दिन से वो पार्टनर हो ही नहीं सकता बच्चों। तो क्या लिखा हुआ है? वेयर अ पार्टनर इन अ फर्म इज एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट, ही सीजेस टू बी अ पार्टनर। सीजेस का मतलब उस दिन से वो पार्टनर नहीं होगा। ठीक है, वेदर और नॉट द फर्म इज हियरबाय डिसॉल्व्ड। वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स द फर्म इज नॉट डिसॉल्व्ड by the adjudication as an insolvent, the estate of a partner so adjudicated is not liable for any act of the firm, and the firm is not liable for any act of the insolvent done after the date on which the order is made. जिस दिन पे वो insolvent हुआ, उस दिन के बाद फर्म उसके किसी एक्ट के लिए बाउंड नहीं है और वो भी फर्म के किसी एक्ट के लिए बाउंड नहीं है। ठीक हो गया, इंसॉल्वेंसी के बारे में आ गया। इंसॉल्वेंसी से क्या होगा बच्चों? क्या क्या लिखा हुआ है देखो। नंबर 1, इंसॉल्वेंट पार्टनर कैन नॉट बी कॉन्टिन्यूड एज अ पार्टनर, वो पार्टनर नहीं रहेगा। ही विल बी सीज टू बी अ पार्टनर फ्रॉम द वेरी डेट, जिस दिन पे ऑर्डर आया उस दिन से वो पार्टनर नहीं रहेगा। द एस्टेट ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेट। फर्म ने उसके इंसॉल्वेंसी के बाद कुछ भी करा तो उसके लिए उसकी एस्टेट, उसका परिवार, कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। फर्म भी उसके किसी भी एक्ट्स के लायबल नहीं है। Ordinarily but not invariably, the insolvency of a partner results in dissolution of the firm. Normally बोल रहा है कि ऐसा हो जाता है कि पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो फर्म भी डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन इफ द पार्टनर्स आर कॉम्पिटेंट टू एग्री अमंग देमसेल्व्स, मैंने बताया कि बाकी पार्टनर अगर कॉम्पिटेंट होते हैं, वो आपस में एग्री कर जाते हैं कि ठीक है, एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट विल नॉट गिव राइज टू डिसोल्यूशन। अगर उनको लगता है कि हम फर्म संभाल सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, फर्म वैसे ही वैसी चलती रहेगी, बस वो पार्टनर चला जाएगा। ये बच्चों हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी में आ जाता है। ठीक है जी, इसके बाद आता है बच्चों लास्ट, डिजीज्ड पार्टनर, यानी कि जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, बिल्कुल सेम टू सेम वो भी फर्म छोड़ के चला जाएगा। भाई सीधी सी बात है, डिजीज पार्टनर है, उसकी डेथ हो गई है तो फर्म से वो भी जाएगा, उसकी एस्टेट को, उसके लीगल एयर को सारा का सारा हिसाब किताब कर दिया जाएगा। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। ऑर्डिनरली द इफेक्ट ऑफ द डेथ ऑफ अ पार्टनर इज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब यही है कि जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप समाप्त हो जाती है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, भैया एग्रीमेंट खत्म, पुराना नया एग्रीमेंट बनेगा। ABC 3 पार्टनर्स थे, एक ही डेथ हो गई तो अब नया एग्रीमेंट बनेगा ना, पुराना खत्म। तो नॉर्मली तो ये होता है, बट द रूल इन रिगार्ड टू डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप बाय डेथ ऑफ अ पार्टनर सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट पे भी डिपेंड करता है कि आपने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है आपस में। And the partners are competent to agree that the death of one will not have the effect of dissolving the partnership as regard the surviving partners unless the firm consists of only 2 partners। इसका मतलब ये है बच्चों कि इंसॉल्वेंसी के जैसे ही अगर 3 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स हैं, 5 पार्टनर्स हैं और एक की डेथ हो जाती है, तो बाकी अगर चाहें और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ हो कि डेथ से, इंसॉल्वेंसी से फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, फर्म पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होगी, आई एम सो सॉरी, पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होगी, पार्टनरशिप चलती रहेगी, तो वो चलती रहेगी, है ना। लेकिन अगर पार्टनर ही 2 हुए, एक की डेथ हो गई, तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, वो पुराने वाली पार्टनरशिप समाप्त, नई पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। ठीक है,
In order that the estate of the deceased partner may be absolved from liability for the future obligations, it is not necessary to give any notice either to the public or the persons having dealings with them. ठीक है, बाकी उसके परिवार को बहुत ज़्यादा पेपर वर्क में ना डालें, इसीलिए इन्होंने कहा है इट इज़ नॉट नेसेसरी टू गिव एनी नोटिस, कोई भी नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया जी, परफेक्ट। अब हमारे पास बचे बच्चों छोटे छोटे से 3 सेक्शंस। कौन से 3 सेक्शंस हैं सर? छुटक छुटक, चिंटू चिंटू, इनमें तो कुछ खास है भी नहीं, ये सब पढ़ा दिया मैंने आपको। 31, 32, 33, 34, 35, एडमिशन, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन, इंसॉल्वेंसी, डेथ। एक्सपल्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी कंडीशंस याद रखना बच्चों कि एक्सपल्शन कैसे हो सकता है, कौन कौन कर सकता है, और गुड फेथ किसको बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट 3 सेक्शन बचते हैं बच्चों, आसान आसान, चिंटू चिंटू 3 सेक्शन। सबसे पहला सेक्शन 36 बोलता है क्या कोई पार्टनर फर्म छोड़ने के बाद कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है। सेक्शन 37 बोलता है कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको अगर आपने टाइम पे उसका हिस्सा नहीं दिया और उसके जो भी उसका हिस्सा था उससे आपने फर्दर बिजनेस कंटिन्यू रखा और उस पैसे से आपने बिजनेस करा, उससे और प्रॉफिट कमाया, तो उसको वो प्रॉफिट भी मिलना चाहिए, और जितना लेट दे रहे हो 6% इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए, वो इस सेक्शन में है। और रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब होता है जिस डेट पे पार्टनरशिप समाप्त होती है उसी डेट पे अगर कोई पुरानी गारंटीज चल रही होती हैं तो वो भी समाप्त हो जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस नहीं है, जस्ट रीड ओनली सेक्शंस हैं, बट फिर भी मैं तो सब पढ़ाऊंगा। क्या लिखा है सेक्शन 36, एन आउटगोइंग पार्टनर में कैरी ऑन द बिजनेस। देखो क्या लिखा हुआ है, अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो क्या वो जाने के बाद बिजनेस कर सकता है क्या सेम नेचर का। आउटगोइंग पार्टनर मे कैरी ऑन बिजनेस कंपीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म एंड ही मे एडवर्टाइज सच बिजनेस बट सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कॉन्ट्रेरी। इसका मतलब ABC 3 पार्टनर्स थे, चिंटू ने बोला मैं जा रहा हूं, मैं तो खुद की दुकान खोलूंगा और फिर तुम्हारे से कंपीट करूंगा, तो क्या ये कर सकता है? 36 बोलता है कर सकता है, कर सकता है, लेकिन डिपेंड करता है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है। हो सकता है तुमने चिंटू के साथ ये लिखा हो कि जिस भी दिन आप जाओगे छोड़ के 5 साल तक नहीं कर सकते, उसके बाद कर लेना, तो 5 साल तक नहीं कर सकता क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में डील हुई है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली क्या लिखा हुआ है, ही मे नॉट यूज द फर्म नेम, वो जो नाम यहां था वो सेम नाम नहीं रख सकता अपनी दुकान का। He cannot represent himself as carrying on the business of the firm। अब वो ये भी नहीं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता कि वो अभी भी ABC के साथ है, ऐसा नहीं बोल सकता कि हमारी ही दूसरी ब्रांच है जी, हमारा ही दूसरा ग्रुप है जी, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता वो। He cannot solicit the customs of persons who were dealing with the firm before the cease to be a partner। वो किसी भी तरीके से फर्म के साथ कोई भी पार्टी जुड़ी हुई है उनको अंधकार में रख के उनको सॉलिसिट नहीं कर सकता, एक तरीके से उलझा नहीं सकता अपनी बातों में, अदरवाइज वो फ्रॉड माना जाएगा। तो वो बिजनेस कर सकता है, कंपीट भी कर सकता है, डिपेंड करता है उनके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अगर कोई हुआ है, लेकिन वो फर्म का नाम यूज नहीं कर सकता, वो खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता एज अ पार्टनर, और वो सॉलिसिट नहीं कर सकता कोई भी कस्टम ऑफ पर्संस को। ठीक है जी, परफेक्ट है, राइट 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 राइट, चलो जी, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, डन सर। आगे क्या है सर, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, सेक्शन नंबर 37 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 37 यही बोलता है बच्चों, मैंने आपको बता दिया, वेयर एनी मेंबर ऑफ अ फर्म हैज डाइड, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर वो सीज टू बी अ पार्टनर है, वो पार्टनर नहीं बनता, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर या सर्वाइविंग पार्टनर्स को उसका हिस्सा दे देना चाहिए इमीडिएटली। अगर वो नहीं देते और उस पैसे को यूज करते हैं, उस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं विदाउट फाइनल सेटलमेंट, तो फिर इस केस में बच्चों क्या करना पड़ेगा? इस केस में जो आउटगोइंग पार्टनर है अगर वो जिंदा है तो वो खुद, अदरवाइज उसके रियल एस्टेट, उसका लीगल ईयर्स, उसके जो लीगल ईयर्स हैं, द आउटगोइंग पार्टनर और हिज एस्टेट इज एंटाइटल्ड एट द ऑप्शन ऑफ हिमसेल्फ और हिज रिप्रेजेंटेटिव टू सच शेयर ऑफ द प्रॉफिट मेड सिंस ही सीज टू बी अ पार्टनर। उसके साथ साथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% per annum ऑन द अमाउंट ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। इसका मतलब उन्होंने उसके पैसे को यूज करते हुए जो भी प्रॉफिट बनाया है, वो डिपेंड करता है कि वो ले सकता है कि भैया प्रॉफिट दे दो, या फिर वो ये बोल सकता है कि भैया उसका जो भी पैसा था वो 6% इंटरेस्ट के साथ आप पे करो। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है। एन ऑप्शन इज गिवन टू सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर टू परचेज द इंटरेस्ट ऑफ अ डिजीज्ड और आउटगोइंग पार्टनर and that option is duly exercised. The estate of deceased partner or the outgoing partner or his estate, as the case may be, is not entitled to any further or other share of the profits. इसका मतलब ये है बच्चों कि कई बार ऑप्शन दिया जाता है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तो उसका शेयर कोई और पार्टनर खरीद ले। अगर उसने खरीद लिया, पेमेंट कर दिया, तो फिर वो उस प्रॉपर्टी को, उस शेयर को यूज कर सकता है, उसकी इच्छा है यार। ठीक है, ये छोटी सी चीज सेक्शन नंबर 37 में लिखी थी बच्चों। आखिरी सेक्शन हमारे पास कौन सा आता है? ये एग्जाम्पल्स हैं, एक बार इसको रीड कर लेना बच्चों, बहुत सिंपल से हैं, कुछ खास नहीं है। लास्ट आता है रेवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन फर्म। ये क्या बोल रहा है? कॉन्टिन्यूइंग गारंटी गिवन टू अ फर्म और अ थर्ड पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन in the absence of any contract revoked as to future transactions from the date of any change in constitution of the firm। इसका मतलब अगर कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो उस केस में कोई भी कॉन्टिन्यूइंग गारंटी अगर थी वो समाप्त हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। पुरानी फर्म की गारंटियां पुरानी के साथ, नई की गारंटियां नई के साथ, सीधी सी बात है बच्चों। ठीक है, तो ये बेटा होते हैं हमारे पास आज के सारे सेक्शन समाप्त। और इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन सेक्शन नंबर 38 तक कहां से चालू किया था? सेक्शन नंबर 23 से किया था क्या आज? यस, 23 से। यहाँ पे एडमिशन का मतलब एडमिशन नहीं था, यहाँ पे नोटिस का मतलब नोटिस नहीं था, नोटिस मतलब नॉलेज, एडमिशन मतलब रिप्रेजेंटेशन, ध्यान रखना। और हमारा यूनिट 2 समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई और डाउट होगा तो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगली क्लास में हम लोग चालू करेंगे यूनिट नंबर 3 और हमारा पार्टनरशिप एक्ट भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करूंगा एक ही क्लास में, नहीं तो मैक्सिमम 2 क्लासेस में आपका पूरा का पूरा पार्टनरशिप एक्ट हमारा अगला समाप्त। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। मैं आपको बहुत जल्दी मिलता हूं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ते रहो, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।